अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ से और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो कॉल आप लोगों के सामने पेश करने जा रही थी वो कॉल आप पेश कर दीजिए, जो अभी आप मेरे सामने पेश कर रही थी। वो कॉल ये वैसे बड़ी कमाल की बात है वो। हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन आप देना। मैं सिर्फ आवाम को बता दूं, नाजरीन को, कि कॉल है क्या। कॉल है जी हजरत अली करम वजह का, और उन्होंने फरमाया है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल, अब ये एहसान वाला मामला जो है वो करने को तो कहा गया है। बिल्कुल। और हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें एहसान करना चाहिए, ये भी नहीं है कि आप एहसान ना करें, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी पर एहसान करें तो अव्वल तो ये होता है नेकी कर दरिया में डाल। तो वो वाला मामला है कि जी नेकी कर दरिया में डाल। अब आप नेकी करें और भूल जाएं। और अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि जिस पर आप एहसान करते हैं, जिस पर कोई आप अपना जो है वो नज़र करम को, इल्तफ़ात कोई आप उसके साथ पॉजिटिव मामला करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव मामला है उसके बाद दो मसाइल मैंने देखे हैं कि सामने आते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से? पहला मसला तो ये होता है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई एहसान करें तो वो शख्स जो है वो बार बार आपसे एहसान मांगने लग जाता है। आदत हो जाती है कि वो हर दफा ये करने की कैपेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने किसी के ऊपर एहसान कर दिया तो अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि आपने जिस पर एहसान किया है वो शख्स आपके एहसान को किसी गलत तरीके से किसी और के बारे में बात करेगा, किसी और के सामने बात करेगा। आपके बारे में लोग गलत बातें करना शुरू कर देंगे और उसका जो सोर्स होगा वो शख्स होगा। ऐसा और ये बिल्कुल आजमाई हुई बात, यानी कि वो ये बता सकेगा कि देखो मेरा उसके साथ ताल्लुक है, इसलिए मैं उसको जानता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो मामलात हैं ये जरा कंट्रोल में रखने वाले मामलात है, देखने वाले मामलात हैं। एहसान करने से मना नहीं किया जा रहा, हाँ जी, लेकिन एहसान करके भूल जाने को। और जो वो होता है ना कि मोमिन कभी एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जा सकता, इस चीज़ को भी ज़रा मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। तो ये तो थी जी काम की बात। अब ज़रा हम आपको अपने प्रोग्राम के जो मामलात हैं वो बता देते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जो कि व्हील चेयर पर है, सिर्फ 2 उंगलियां उसकी काम करती हैं और बाकी पूरा जिस्म उसका काम नहीं करता। लेकिन वो खुद क्या क्या काम करता है ये हम बताएंगे आपको। एक तो वो उस्ताद है, बिल्कुल। अब वो उस्ताद है, कैसे पढ़ाता है लोगों को ये उससे जानेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी है वो, बिल्कुल जी। उससे हम मिलवाएंगे आपको और वो जो मोटिवेशन है वो आपको दिलाएंगे कि जी ये देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे नादिर नायाब हीरे मौजूद हैं। बिल्कुल जी, ठीक है जी। उसके अलावा हमने क्या करना है? उसके अलावा नाजरीन, कल भी हमने प्रोग्राम में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज हम उस शख्स से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने ये कहा है कि हर लेजिस्लेटर के पास अपना एक जेट होना चाहिए, तैयारा होना चाहिए। अब ये हर एक के लिए कहा है या उन्होंने कुछ खास के लिए कहा है, लेकिन जो होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा जेट होना चाहिए लेजिस्लेटर। आप मुझसे भी मुलाकात करवा दें लोगों की, हर मीडिया वाले के पास अपना जेट होना चाहिए। ये बात तो मुबशिर लुकमान साहब को कहनी चाहिए, उनके पास तो अपना जेट है ना। तो हमें भी मिल जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, लेकिन इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जानेंगे इस बयान के पीछे पस मंजर क्या था। सही जी। इसके अलावा हमने बात करनी है, आज दिल की बीमारियों का आलमी दिन है, दिल का आलमी दिन है, तो दिल के मामलात पर कुछ बात कर लेंगे। आपको पता है मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ दिल के मामलात में। और अवैस के लिए तो नाजरीन वो कहा गया है कि दिल धड़कने का सबब याद आया। जिस तरफ देखते हैं इनको दिल धड़कने का सबब याद आ जाता है। दिल तो इसीलिए मेरा हर वक्त धड़कता ही रहता है, और क्या, रुकता ही नहीं है। और क्या, फिर बाद में फिर जब वो दिल आगे मूव कर जाता है तो फिर वो होता है कि वो तेरी याद थी अब याद आया, तेरी याद थी अब याद आया। दरअसल इतने दिल धड़कने के असबाब याद आ जाते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि वो किसकी याद थी, तो फिर बाद में कहा जाता है वो तेरी याद थी अब याद आया। बहुत सारे मामलात हैं जिस पर हमने बात करनी है। फिलहाल जो है वो याद से मैं मौसम की तरफ चले जाता हूँ, क्योंकि मौसम को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्रीज। फिर है कराची में कम से कम 30 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में जो बारिशों का मामला था, आज मौसम गर्म रहेगा। आज वहाँ पर वैसे तो बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वो प्रेडिक्शन कभी भी तब्दील हो जाती है। और जो बारिशें हुई हैं कराची में, उसने कराची का मामला ख़राब कर दिया है। फिर है जी पिशावर में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा सबसे आखिर में, जहाँ कम से कम है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हर जगह वैसे आपको बादल नज़र आ रहे हैं जी। ये हो गया जी मौसम का मामला। अब मौसम हमने देख लिया, लेकिन एक चीज़ है जिसके देखने पर पाबंदी लगा दी है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो हम चांद भी नहीं देख सकेंगे। कौन सा चांद? बस जो चांद खिड़की से छत पे जाकर आप देख लेते थे चांद, वो चांद नहीं देख पाएंगे अब।
क्यों? हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है चांद देखने पे। जी, चांद देखने कैसी बातें कर रहे हैं वैसे? इस किस्म की खबरें मत दें। वो क्या रहे हैं वो पीएमडीए वाले पकड़ लेंगे मुझे और क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चांद देखने पर, निजी तौर पर चांद देखकर उसका ऐलान करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत ने ये कल जो कैबिनेट का इजलास था उसमें ऐलान किया है। ये वो वाला चांद नहीं है जो दूसरे जो नौजवान जो है छतों पर चढ़कर देख रहे होते हैं चांद, वो वाला नहीं है ये। मैं बात कर रहा हूँ ये जो ईद का चांद, रमजान का चांद, तो ये जो सारे मामलात होते थे कि एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है वो ऐलान कर देते थे। वो उधर पेशावर में मस्जिद पोपलजई साहब वो ऐलान कर देते थे। तो इस तरीके से अब जो मामला है, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि चांद नजर आने के निजी ऐलान पर अब जुर्माना आयद किया जाएगा। वैसे तो 5 साल की कैद की भी तजवीज़ थी, जो कि वजारत मज़हबी उमूर ने दी थी, लेकिन वो मानी नहीं गई है। वैसे मान लेते तो अच्छा रहता। ये सख्ती जितनी, ये पता नहीं हम क्यों नरम हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, इसको डिस्काउंट दे दो, इसको सिर्फ जुर्माना करें। सुन के ना वो दिल में आ रहा है कि मैं कहूँ ये चीज़ तो उस वक्त होती है जब 5 साल कैद के बजाय 10 साल जुर्माना भी होता है, 10 साल कैद होती है और जुर्माना भी होता। सख्ती से निपटना चाहिए भाई उन लोगों के साथ। ज्यादा हो गया। वो जो पूरे मुल्क में और पूरी उम्मत में इंतशार फैला रहे हैं वो ज्यादा नहीं है। अब फिर वो कहते हैं कि भाई हमें शहादत मौसूल हो गई, फिर वो ये सिलसिला आपका काम है तो आप करें, हाँ, अदरवाइज ना करें। बस अब तो पता चल गया ना, आ गया है। हुकूमत कह रही है कि अच्छा कमेटियां जो हैं वो बेसिकली, अब जो कमेटी है बेसिकली उसमें होगा ये कि महकमा मौसमियात, सुपारको, वजारत साइंस, वजारत मजहबी उमूर, ये कमेटियों का हिस्सा होंगे। जिलाई सतह पर ये रुयत हिलाल जो है वो मरकजी जो कमेटी है वो ऐलान करेगी, उसी के पास इख्तियार है। और जो देखने वाली जो कमेटी है उसके अंदर ये सब होंगे, महकमा मौसमियात वाले, सुपारको वाले, वजारत साइंस वाले, वजारत मजहबी उमूर वाले, ये सब कमेटियों का हिस्सा होंगे। और हर इलाके की सतह पर कमेटियां बनी हुई होंगी, हर जगह पर कमेटियां बनी हुई होंगी। उनका ये काम है, वो ही करेंगे। और किसी ने अगर ये काम किया तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। बस सही ये ऐलान है। ठीक है जी। लेकिन एक और ऐलान हुआ और खबरों की बड़ी जीनत बड़ा फ्लैश होता रहा मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर भी। और वो ऐलान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आया। और ऐलान जो है अफगान हुकूमत की तरफ से चल जो रहा था न्यूज़ में, वो ये था कि दाढ़ी कटवाने और खवातीन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां जो है वो लगा दी है। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ है। ये उन्होंने खुद इसकी तरदीद कर दी है। अफगान वजारत सकाफत और इतलात ने दाढ़ी कटवाने और खवातीन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी की खबरों को झूठ पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा अभी फेक न्यूज़ है, पाकिस्तान तो निमट ही रहा था, अफगानिस्तान भी शुरू हो गया फेक न्यूज़ पे। चले एनीवे, इस किस्म की कोई पाबंदी सरकारी तौर पर तालिबान की हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, इसलिए आप इस पर मनगढ़ंत बातों पर ध्यान ना दें। ये बात थी तो मैंने सोचा मैं ये भी बता दूं, जरा क्लैरिफाई कर दूं। ये ऐलान भी हो गया। अच्छा, एक और ऐलान भी कर देते हैं हम आपको, और वो ऐलान है सिगरेट पीने वालों के हवाले से कि माहिरीन ने यह कहा है कि सिगरेट नोश अफराद में कोरोना से अस्पताल दाखिल होने का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो यू आर 80% मोर प्रोन टू गेट द डिजीज, ज़्यादा आपको खतरा होगा कोविड। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च थी उसमें 4,21,000 कोरोना मरीजों के अदाद शुमार जमा किए गए, उसके बाद तहकीक की गई और उसमें ये जो है वो बताया गया कि तंबाकू नोशी से फेफड़े पहले ही जो है वो 100% कारकर्दगी नहीं दिखा रहे होते, तो कोरोना जो है वो इन लोगों पर ज़्यादा असर करता है। और जो उन्होंने बाकी तहकीक में ये भी बताया कि दिन में 9 सिगरेट पीने वाले जो अफराद हैं वो कोरोना से मरने का खतरा जो है वो उनमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी, फिर 9 से ज़्यादा अगर कोई पी रहा हो और तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इन्होंने ये 9 की कट वो रखी है, मतलब खतरा जो है वो उनका ज़्यादा बढ़ जाता है ना। 9 से 19 सिगरेट रोज़ाना पीने वालों में ये खतरा 5 गुना ज़्यादा होता है और 19 से ज़्यादा सिगरेट पीने वालों में ये खतरा 6 से 10% तक बढ़ जाता है। तो ये बढ़ते रहता है खतरा जैसे जैसे आपके सिगरेट की तादाद बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ओके, ये हो गई खबर। हाँ जी, अगली खबर जो है वो एग्जाम से रिलेटेड है और इम्तिहानों में नकल के हवाले से आपने बहुत से वाक़यात सुने होंगे भाई कि छोटी छोटी फर्रे बना के ले जाना, फुट जो होता है स्केल उस पे लिखना, बहुत कुछ होता है। फर्रे होता है, फर्रे वो व्हाटएवर वो और है। हाँ, वो दरअसल हिंदुस्तान में नकल इतनी होती है कि उनकी फिल्मों से जो है वो वर्ड फर्रे तो आप निकल गया। हिंदुस्तान की खबर सुना रही हैं कोई? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। शायद ही आपने इस किस्म का वाकया कभी देखा हो या सुना हो। चलाएं जी, तस्वीरें भी दिखाएं, वीडियो भी लगाएं। इम्तिहान में नकल के लिए लाखों रुपए की चप्पल जो है वो खरीदनी पड़ गई एक शख्स को। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भारतीय रियासत राजस्थान में असातिज़ा के लिए इम्तिहान का एक जो था वो इनेकाद किया गया और इस दौरान नकल से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत का वाकया ये पेश आया है। राजस्थान में किसी भी शख्स
शख्स के बतौर उस्ताद मुलाजमत के लिए एक REET उसको कहा जाता है या रीट उसको कहते हैं, उस इम्तिहान को पास करना ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे यहाँ NTS है एक असातिज़ा की मुलाजमत को यकीनी बनाने के लिए, उस तरह उनका वो रीट का एग्ज़ाम होता है प्रॉबली। तो 16 लाख उम्मीदवार जो है, 16.5 लाख उम्मीदवार इनरोल हुए। इम्तिहान में नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए गए, हत्ता के मतलब जयपुर समेत कई अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ही मुअत्तल कर दी। जैसे कभी सिक्योरिटी की आवाज़ हो जाता है तो वहाँ पर इम्तिहान की आवाज़ जो है वो सर्विस मुअत्तल थी मोबाइल फ़ोन्स की। और पुलिस ने कई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ तरीके से नकल करते पकड़ लिया, जबकि चप्पल और उसमें लगे ब्लूटूथ डिवाइस की तस्वीरें भी ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है ना, चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है और वो कान से लगाया होगा। तो वही आप टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जहाँ तक भी हो, लेकिन ये भारत की खबर है, हमने सोचा आपको ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें, नकल ना करें। दिस इज व्हाट मेड भारत अ टेक जायंट एक्चुअली। इस किस्म की नकाली कर करके। और ये आई होगी कहाँ से बन के? हाँ वाकई ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से बनकर आती हैं ऐसी क्रिएटिव। ये भी एक बहुत बड़ा मुल्क है जो कि इस दुनिया में बड़ा कमाल कर रहा है टेक्नोलॉजी में। बहरहाल ये थी जी आज की कुछ खबरें, और अब एक काम करते हैं, वक्फा लेते हैं। वक्फे से पहले एक सेकंड वक्फे से पहले एक खास दुआ नाजरीन के लिए भी हम उनको भी बताते चले कि आप लोग भी सब दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। इंजमामुल हक साहब, इंजमामुल हक साहब का जो है वो एक सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर हुआ है, कौमी टीम के साबिक कप्तान रहे हैं, और हम सब दुआ करते हैं कि ये जल्द सेहतयाब होकर वापस अपनी एक्टिविटीज उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से भी, पूरी कौम की तरफ से भी। बाकी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उनके लिए जो है वो दुआओं भरे ट्वीट किए हैं, और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। इंडिया से भी अजहरुद्दीन साहब ने किया है, सचिन तेंदुलकर ने किया है, तो बहुत सारे लोग जो है उनके लिए दुआ गो हैं। और गेट वेल सून इंशाल्लाह। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि वसीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है PCB चेयरमैन। और वसीम खान साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसके पीछे अवामिल क्या थे, और अब वो CEO आगे PCB CEO सॉरी, और वो क्या करने जा रहे हैं अब PCB वाले, और उनकी जगह पर कौन आएगा, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे पास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब डॉक्टर नोमान न्याज साहब मौजूद हैं, और उनके पास भी सारी खबरें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शिफा और अवैस, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताएं, डिड इट कम टू यू एज अ शॉक और वाज दिस एक्सपेक्टेड? इट वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड, और उसका रीज़न ये है कि रमीज़ हसन राजा बाकी जितने भी चेयरमैन रहे उनसे इस तरह मुख्तलिफ हैं कि इस सिस्टम से इवॉल्व हुए हुए हैं, चाहे वो अंडर 19 थे, चाहे क्लब क्रिकेट थी, चाहे रीजनल क्रिकेट थी या सिटी क्रिकेट थी, एंड देन ही हैड वर्कड इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उनका एक अपना माइंडसेट, एक अपना अंदाज है। और आपने देखा होगा जब भी कोई टॉप में चेंजेस होती हैं तो वो अपने फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं, वो अपने परसेप्शंस के साथ आते हैं। और वसीम खान थोड़े से आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे, और रीज़न था एग्जीक्यूटिव पावर्स का। और ये प्रॉब्लम शायद इट मे बी अ सरप्राइज टू यू, इनको लेके आए थे एहसान मानी साहब थ्रू अ प्रोसेस, जो एडवर्टाइजमेंट आज से 2.5 साल पहले। लेकिन एहसान मानी साहब और इनके दरमियान भी एक कोल्ड स्पेस क्रिएट हो गई थी व्हेन इट केम टू शेयरिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स। और ये हमने देखा जी कि पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर आपको याद हो, कि शहरयार खान साहब चेयरमैन थे और नजम सेठी साहब एग्जीक्यूटिव थे, तो वहां पे भी ऐसे लगता था बोर्ड में कंफ्यूजन थी कि कौन चेयरमैन है और किसकी बात सुननी है। So probably it was more about the executive authority. और मैं ये समझता हूँ और बड़ा ब्लंटली कहूँगा कि रमीज राजा इस टाइप ऑफ अ मैन जो मेजर डिसीजन मेकिंग अपने पास रखना पसंद करेंगे। एंड अगर आप एक और चीज़ रिमाइंड करवाऊँ आपको कि वसीम खान के टेन्योर की एक्सटेंशन की भी बात हो रही थी, ये फरवरी में एक्सपायर हो रहा था 2002, और इनको बल्कि पे रेज भी दिया गया था कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो अब ये जो सारा मामला हुआ है, इसके अंदर इसका मतलब है ये कि इख्तियारात की जाएंगे। अच्छा, लॉजिकली हम देखें तो होना यही चाहिए कि एक शख्स के पास इख्तियार होना चाहिए, वरना अगर 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तो फिर वो टू मैनी कुक्स वाली बात होगी और कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो एक तो जिस तरीके से रमीज साहब ने पहले वकार यूनस और फिर मिसबा, वो दोनों गए, फिर उसके बाद अब ये गए हैं, तो बुनियादी बात यही है कि इट्स ऑल बिकॉज रमीज राजा वांटेड टू चेंज थिंग्स। ऑफ कोर्स ये रमीज टाइप ऑफ अ मैन के जो कि डिसीजन लेते हैं और रेडिकल डिसीजन भी लेते हैं, प्रैग्मेटिक हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ये फर्स्ट टाइम
पीसीबी में आई थी, जब पीसीबी इसको किया गया था फ्रॉम बीसीसीपी, और ये एससीसीपी से इन्होंने इसको एक्वेट करवाया था, और माजिद जहांगीर खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन फिर आरिफ अली खान अब्बासी चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, रमीज राजा खुद सीईओ रहे। लेकिन ये सीईओ उस वक्त होते थे जिस वक्त चेयरमैन ऑलमोस्ट सेरेमोनियल होते थे। सो रमीज इज अ मैन हु इज एक्टिव, हु इज प्रोएक्टिव। तो वहां पे आपने बिल्कुल सही कहा वैस के सीईओ की जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स वो चेयरमैन के पास भी इन्वेस्टेड होती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीबी। तो अब जो कल इजलास होना है उसमें क्या होगा और आगे इसका जी कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम सामने आ सकते हैं कि अब इस पोस्ट पर वो आएंगे? देखें, एक दो चीजें होंगी इसमें। इसका एक प्रोसेस है, क्योंकि जो सीईओ है वो एक मेंबर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सो ये बीओजी के पास लेके जाना पड़ेगा रमीज राजा को, वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट वसीम खान्स रेजिग्नेशन, और उसके बाद ये डिसीजन होगा। उसके बाद इनका जो प्रोसेस मैंडेटेड है वो ये है कि यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट दोबारा एडवर्टाइज करेंगे पोस्ट को, और उसके बाद कैंडिडेट्स आएंगे और एक प्रोसेस होगा और एक इन हाउस बोर्ड बनेगा, वहां पे ये चूज करेंगे अगर रमीज राजा सीईओ रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी मौजूद है, और सीईओ जो सीओ है वो ऑपरेशंस को देखता है। एंड इट कैन बी अ केस कि रमीज रखना ही ना चाहें सीईओ, और वो अपने पास एग्जीक्यूटिव पावर्स रखें और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि रमीज एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी रखना चाह रहे हैं। सो ये देखना होगा, और अगर इन्होंने सीईओ रखना या एडवर्टाइज करेंगे या स्कॉटमेंट में भी कोई आ सकता है जी फ्रॉम हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। अच्छा, तो पिछली दफा कौन कौन जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे सर, और क्या वो वाले सारे नाम इस दफा भी अंडर कंसिडरेशन होंगे, या वही वाली आपकी बात के वो एडवर्टाइज कर देंगे शायद? भाई वाह क्या सवाल कर दिया है भाई, वाह। शिफा मैं समझता था कि अवैस के पास ही अंदर की खबरें होती हैं। सर बस थोड़े बहुत हमने भी छोड़े हुए हैं पीसीबी में अंदर अपने लोग। नहीं, ये आपकी मुझे चिड़िया और फाख्ता तगड़ी लगी है। लास्ट टाइम भी कोई अबाउट 125 लोगों ने अप्लाई किया था जब ये पोस्ट हसन मानी साहब ने एडवर्टाइज की थी एज एमडी पीसीबी, जिसको सीईओ मतलब ऑब्वियसली ये सीईओ का नाम दिया गया। सो उसमें जो लास्ट दो शॉर्टलिस्ट हुए थे, एक वसीम खान थे हु फ्ली फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इनका काफी तगड़ा रिज्यूमे था, और दूसरा जो है वो जी एक पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर नुमान नियाज, वो शॉर्टलिस्ट हुए थे। इन दो के इंटरव्यूज किए गए थे, इवेंचुअली रेटिफाई वसीम खान हुए थे। सो अब आगे जो पूछना चाह रही हैं मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। चलिए ठीक है, सही बस है। मेरा इशारा उसी तरफ था, लेकिन ये है कि लेट्स वेट फॉर इट देन। सही। अच्छा, दो चीजें जिस पर छोटा सा कमेंट चाहेंगे हम आपसे। एक तो ये कि वो 27 लाख रुपए का जो खर्च हो गया मामला, जो नुस्खा अभी लिख के गए हैं वो हमारे मथे लगा के, जो न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी पर जो खाने वाने के बिल जो हमारे सिक्योरिटी वालों के 27 लाख रुपए के आ गए हैं, ये क्या हुआ? इतना हमारी सिक्योरिटी ने खाना खाया है और अब ये कौन रीइंबर्स करेगा? ये न्यूजीलैंड वाले देंगे क्या? ये भी बता दूं कि ये कम बिल है। इससे पहले जब जिम्बाब्वे आई थी और जो श्रीलंका की टीम आई थी, तो इससे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बिल बनते हैं। तो 15-20 हज़ार पर हेड का खाना एक सिक्योरिटी वाले के नजर भी हो चुका हुआ है पास में भी। एंड ऑब्वियसली ये तो ऑडिटर्स जाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने, बट दीज थिंग्स दे हैव हैपेंड। और अगेन अवैस और शिफा ऑन ए सीरियस नोट, शायद वसीम खान का जो मैंडेट था उसमें एक चीज तो ये थी जो बाहर से इन्होंने इंटरनेशनल टीम्स को अट्रैक्ट करना था, जिसमें वो कदरे कामयाब रहे। लेकिन दूसरा जो था वो था एग्जीक्यूट करना प्राइम मिनिस्टर का प्लान, शिफ्टिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट क्रिकेट टू रीजनल क्रिकेट और जो लोअर टियर क्रिकेट। एंड प्लस ये जो आप लोग बात कर रहे हैं कि एक सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस और सैनिटी देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए कॉर्पोरेट बॉडी चलाना, जो शायद नहीं हो पाया और वो आउट ऑफ प्लेस ही रहे। सही। और फाइनली ये जो फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक साहिबा, ये पीसीबी के हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट बनाया गया है, इस पर भी थोड़ा सा कुछ बताएं कि मतलब ये तो पोस्ट बहुत बड़ी है। जी जनरली ये जो है परसेप्शन यही होती है कि जो एक्स वुमेन क्रिकेटर हो या जिसका क्रिकेट से ताल्लुक हो, आप उनको लेके आए। लेकिन अगेन ये एक और चीज एम्पलीफाई करता है कि आजकल की क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट एक पार्ट है जो मेन प्रोडक्ट है, जिसको कोई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट चला सकता है। लेकिन जब आप हेड करना चाहते हैं, चाहे वो वुमेन क्रिकेट है या जो है मेंस क्रिकेट है, तो वहां पे आपको अब कॉर्पोरेट लेवल पे देखना है, कोलैटरल रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलनी है, आपने बहुत ज्यादा
अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्पेस बहुत बढ़ गई हुई है इसकी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और HR, इट्स ऑल्सो अबाउट के एक कॉर्पोरेट रेवेन्यू जनरेशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो आई पर्सनली फील कि रमीज का कॉन्फिडेंस होगा, एटलीस्ट शी इज अ स्पोर्ट्स वुमन। ठीक है कि उनका क्रिकेट से इतना ताल्लुक ना हो, तो फिर हम शायद देखें कि वहां पे भी कोई खातून जो हैं वो शायद आएंगी जो कि प्योरली क्रिकेटर होंगी टू रन द क्रिकेट ऑपरेशंस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। ओके जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त दिया। और ये जो नई जो खातून आई है तानिया साहिबा, इनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। और अब जो नए आएंगे PCB CEO अगर आएंगे तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है जी। तो वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर लड्डू खाने में जल्दी कर ली है। ये जुमले कसे जा रहे हैं हुकूमती हलकों की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर अदालत की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादे के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली के बाद पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है कि आया इन तहकीकात का आगाज़ हुकूमत पाकिस्तान की ईमा पर हुआ था या ये इदारे का अपना अमल था। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज को पाकिस्तानी हुकूमत की ईमा पर होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी की तहकीकात में क्लीन चिट दे दी है। जबकि वज़ीर आज़म के जो मुशीर बरा एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, उनका कहना यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की इन तहकीकात शुरू कराने में पाकिस्तानी हुकूमत का कोई हाथ नहीं और ना ही पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो के कहने पर कोई कार्रवाई की गई है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आसान अल्फाज में कौम को ज़रा ये केस समझा दें कि ये था क्या भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम और गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्लेन। देखिए, वैसे अवाम इतनी बेवकूफ़ रही नहीं जितना आप समझते हैं कि हमें उनको समझाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा हो गई ना, आप लोग कुछ कह रहे हैं, हुकूमत कुछ कह रही है, तो एक आसान समरी हो जाएगी तो आसानी से बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जब मुंह की खानी पड़ती है ना तो फिर वही होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ये वही लोग थे ना जो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और तमाम चैनल्स दिखा रहे होते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बेनामी है और ये है और वो है। इन्हीं की रिक्वेस्ट पर, इन्हीं के इमा पे, ये एसिड रिकवरी यूनिट के इमा पर जो हमारे कल मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि शर्लक, सो कॉल्ड सेल्फ एज्यूम्ड शर्लक होम्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने मरवा दिया है इमरान नियाजी साहब को, वो साहब शहजाद अकबर साहब खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की। और मैं तो कह रहे नहीं कि अब आप देखें वो लेटर भी नहीं ईमान, देखिए ईमान लाने की बात नहीं, आप लोगों को तो सॉलिड प्रूफ्स चाहिए ना। कल अताउल्लाह तारण ने वो लेटर तमाम चैनल्स को दिया है और चलाया भी है। जी जी, वो चला कि किसके इमाम पे ये हुआ है। और मेरी बात सुनिए, इनिशिएशन का नहीं है, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का है, इन्फॉर्मेशन भी, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है NCA से कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अब मेरी एक बात सुने, वो कहते हैं कि हमजा की है। हमजा इज नॉट अ पब्लिक पोजीशन होल्डर, ठीक है। उसकी अगर उसकी करनी तो फिर तो पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, किसी की उठा के तो वो नहीं होती पब्लिक ऑफिस होल्डर का। हाँ, वो नहीं है, तो हमजा की तो वो नहीं थी। इट वाज फॉर शहबाज शरीफ, ठीक है, कि वो बेनामी है उनके, तो उनकी हुई थी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि क्यों DG NAB जो पंजाब के हैं सलीम साहब, वो जाके पूछे इनसे कि क्यों मिलते रहे हैं, NCA वालों से क्यों मिलते रहे। और आपको बताऊं, NCA जो है वो नॉर्मली 6 साल पीछे जाती है, तो इस दफा कितना गई है? 20 साल। नेवर इन द हिस्ट्री, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट थी, ये ले जा के कागजात दे रहे थे। तो ये तो चले बेस्ट हो गया कि तो वो इनके कहने से गए, और नॉट ओनली लंदन, UAE, पाकिस्तान, सब इन्वेस्टिगेट हुआ है। अच्छा, 20 माह, देखें छोटा सा नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन हुई। ये वही है कि 20 माह आपने ऐसे शख्स की ज़िंदगी और टाइम ज़ाया किया जो कंट्रीब्यूट कर सकता था असेंबली में। टाइम ज़ाया तो इस कौम का पता नहीं किस मामला पे होता है। बड़े अफसोस की बात है ये बात कि जो मुल्क और कौम के लिए काम करता है, उसका टाइम ज़ाया होना सो डिस्करेजिंग, सो डिसहार्टनिंग कि शहबाज शरीफ जैसा बंदा जिसने दिन और रात, मुझे भी
थोड़ा सा चांस मिला है पंजाब में उनके साथ काम करने का, बिलीव मी यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू कम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, यू हैव टू डिलीवर। हाँ, वो बख्शते नहीं थे, हाँ, वो किसी को बख्शते नहीं थे, वो हमारे पर भी इंक्वायरीज रखते थे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे शख्स को आपने फॉल्स उसमें। लेकिन एक चीज जो आवाम सवाल पूछती है वो ये पूछती है कि अगर किसी के अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे हैं तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि वो बताए कि भाई वो कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट है बड़ी मशहूर कि वो कहते हैं मेरी अकाउंट में कोई पैसा आ जाए मुझे क्या पता कौन भेज रहा है। वो यहाँ का नैब था। हाँ, वो तो नहीं था लेकिन वहां पे ना रिश्वत दे के खरीदा जा, ना वो अरशद मलिक के कोर्ट्स थे या ना वो जज बशीर साहब के कोर्ट्स थे, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने रिटन कंसेंट दी थी कि इन्वेस्टिगेट एनीथिंग, तो वो और उन्होंने उनके सवालों के जवाब भी दिए, ट्रेल दी। देखिए मेरी एक बात का जवाब दें, विल दे बी सेटिस्फाइड। मैंने आपसे जो सवाल किए कि वो क्या हमारे कोर्ट्स थे, क्या हमारे जजेस थे जिनकी लिए जजमेंट्स लिख के आती थी? नो, they were investigating on their own and they have investigated। ये चंद लाख डॉलर थे, क्लियर हो गए, बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन, वहाँ की अदालतों ने क्लीन चिट दे दी इस चंद लाख डॉलर पे। बाकी जो अरबों वाले यहाँ वाले हैं वो कैसे समझ में आएगा किसी को कि जी एक चपरासी और ड्राइवर के अकाउंट में अरबों रुपए? एक जजमेंट आती है शॉर्ट जजमेंट और एक उसके साथ अटैच्ड होते हैं, इसके साथ भी 20-22 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत लंबी जजमेंट उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया क्या? अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने शहबाज शरीफ के लिए क्या कहा था? खोसा साहब ने भी कहा था कि अच्छा बच्चा है एक जजमेंट में। जब उनकी बेल की वो हुई थी तो उसमें कहा गया नो करप्शन चार्जेस, नो मनी लॉन्ड्रिंग, नो जो एसेट्स वो हैं बियॉन्ड उसके वो नहीं है। तो मुझे बताएं यहाँ की जजमेंट और वहाँ की जजमेंट में क्या फ़र्क है? जो इनकी बेल की जजमेंट आई थी शहबाज साहब की, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, आप मैं ना मानूं और आपकी सुबह होती है और शाम होती है और 40 की जो फौज है वो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम। तो दो चीजें नहीं मानी जा रही, दो चीजें नहीं मानी जा रही। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, मानेंगे भी नहीं, ये झूठ है। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला का भी फरमान है। आपके अकाउंट में कितने अरब रुपए हैं इस वक्त? मेरी बात सुनिए, आपके अकाउंट में कितने अरब हैं? मेरे तो मेरी बात सुनिए, आपके अकाउंट में कितने अरब हैं? मेरे भी, मैं ना मेरे में ना आपके में, किसी ड्राइवर में अरब कैसे आ गए? मेरी बात सुनिए, 70s में शरीफ खानदान वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट। तो उनके ड्राइवर तो नहीं थे ना, उनके चपरासी तो नहीं थे ना। ड्राइवर की बातें, इनकी बात, अब मेरी बात सुने, हैव यू सीन वीडियो? ये सब बातें हैं, तो फिर वो पागल है। प्लीज, उन्होंने तो वो चंद लाख डॉलर क्लियर किए, ये वाली चीजें तो नहीं क्लियर हुई ना। क्या 20 महीने वो उन चंद $1000 की इन्वेस्टिगेट, ऑब्वियसली जितने का अमाउंट का वो होगा, बात सुने, वो यूएई चले गए, वो दुबई चले गए, वो पाकिस्तान आ गए, उन चंद हजार। तो मतलब आप ये कह रही है कि इस वक्त बरतानवी अदालत ने थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। आप प्लीज आपकी जजमेंट ये है, नहीं, आपका पॉइंट ये है कि वहां की अदालत ने कर दिया, हमारा निजाम उस तरह का नहीं है, नैब नहीं थी और अब वो बिल्कुल कंट्रोल्ड बाय हमारे नियाजी साहब। इट इज एन इंडिपेंडेंट जजमेंट आई है और तो फिर ये सारे लोग वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ जी, अब हम क्लियर हो गए। सुने, इनको शर्म आनी चाहिए और मैं आपको एक बात कह रही हूँ, इनको आज दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दे शुड कंसिडर दिस। जो कहते हैं ना, मट्टी पाओ आगे चलो, शर्मिंदगी कहां तक उठाएंगे, कहां तक जलील होंगे? नहीं, लेकिन हमारी सब लोग वापस आ रहे हैं, अब सब वापस आ रहे हैं यहाँ पर कि हमारे मुकदमे क्लियर हो गए, अब हम आ रहे हैं, अब हम यहाँ पे धड़ल्ले से रहेंगे। आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो तो फैसला आपको वक्त बता देगा कि आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। देखें, ये जो मनी क्लियर हो गया, अच्छा है तो आ जाए। ये नहीं था कि यहाँ से, जैसे मैं कल सुन रही थी कि यहाँ से कोई चीजों की मलियां ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से लंदन की बात हो रही थी और वहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है। प्लीज आप उनको क्या मिला रहे हैं? बार-बार एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखें, अल्लाह ताला हिदायत देता है कि अपनी गलतियों को मान लो, लेकिन हिदायत भी वो किन को देता है? जिनको मानना चाहे, जिनको देना चाहता है। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की हिदायत बार बार इन्हें जिल्लत उठानी पड़ती है, एक दफा नहीं है। प्लीज सही है, आगे बढ़ते हैं, देख लें आप। अच्छा, एक्सटेंशन पे एक बड़ा मजेदार एक स्टेटमेंट आया मरियम साहिबा का, ब्रेक ले लेते हैं। मरियम साहिबा के स्टेटमेंट पे बात करेंगे, वो सवाल जरूरी है, वो रह ना जाए। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब की एक और स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि आप लोग तो यहाँ पे केसेस ही नहीं चलने देते, अगर केसेस चलें तो महीनों के अंदर फैसले हो जाएं, कभी आप लोगों का वकील बीमार हो जाता है, कभी वो टाइफाइड हो जाता है, कभी वो स्टे हो जाते हैं तो वो छुट्टी चला जाता है। ये फवाद चौधरी साहब ने बात सुने, मैं फवाद चौधरी की किस बात चरब ज़बानी मैंने सिर्फ सुना था ये लफ्ज़ के कोई लोग होता है और अपनी ज़बान का खटिया खाता है, वो मुझे बिल्कुल हो गया। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ही इज़ माय कोलीग। और लेकिन देखें ना उनकी आप हिस्ट्री तो देखें ना, बड़ी चेकर्ड कलरफुल है। मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, ये तो एवोल्यूशन होती है ना इंसान की, इंसान सीखता है, ग्रो करता है। अगर कल को नून लीग में आना चाहे तो आप मना कर देंगे क्या? मैं कहना नहीं चाहती, ये पार्टी के उसमें होता है, उन्होंने चाहा था। अच्छा, नून लीग, लेकिन हमारे वहाँ से लॉयल सिटिंग कैंडिडेट्स हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पॉइंट ये है कि मैं उनकी किस किस बात का जवाब दूं। आपने पता है वो इतने भोलेपन से आके मुंह ऐसे करके ऐसे कही होती चोर थी, मतलब भाई, मतलब मैं क्या उनकी बातों तो छोड़ दे। प्लीज, आई डोंट वांट। आप लोगों के अपने जो इंटरनल इख्तिलाफात हैं वो अब कहां तक जा रहे हैं वो जरा बता दें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो साफ ऐलान कर दिया, जो आप लोग अक्सर डिनाई करते रहे कि कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब तो मरियम साहिबा ने भी कह दिया, हमजा साहिबा साहब से जान की अमान अलग हो सकते हैं। अगर जान की अमान मीडिया से पाऊं तो मैं ये अर्ज करूं कि आप लोग अपना मनपसंद एक फिक्रा उठा लेते हैं ताकि जिसको यू कैन जस्ट गो अराउंड थ्रैशिंग। आप अगर उनकी पूरी सुने तो उन्होंने कहा था कि जो वर्कर्स कन्वेंशन थी, जस्ट रिमेंबर दैट, एंड ही सेड कि हमारी क़यादत में इख्तलाफात हैं। और वो उन्होंने आगे जाके जब पूरी बात करके कि आप डिफरेंसेस ख़त्म करें और ये और उससे नुकसान होता है, वो था कि सूबों में इलाकों में डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में जो वो नहीं है हमारे। तो फिर मरियम साहिबा ने क्या कहा कि हमजा साहब के साथ और मेरे जो है वो एमएनए से नहीं, जो चेयरमैन है वो काउंसलर से नहीं बोल रहा, जो काउंसलर वो उनका तो वो मरियम साहिबा ने हमजा साहब वाला जुमला क्यों कहा कि जी उनसे मेरे जो है वो नजरियात अलग हो सकते हैं? बिकॉज मीडिया सुबह से शाम मुझे भी 3 साल तो हो गए और 3 साल मैं सुन रही हूँ कि नून में से शीन निकल गया, शीन में से मीम आ गया, मीम में से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं गया। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हैं, मरियम बीबी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द पार्टी। और हमजा ने पंजाब को बहुत पिछले, जब शहबाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो वो हैंडल कर रहे थे। बिल्कुल। सो दे ऑल हैव अ रोल इन द पार्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आप लोग कोशिश में लगे होते हैं, हमें भी तो कोई मसाला चाहिए, उसमें से वो निकालो, उसमें से वो निकालो। तो हमें भी बार बार हम भी अब करते हैं, असल में हमें भी अब चुप हो जाना चाहिए। अब आप कहें ना वो निकल रहा है, हम कहें आज ही निकल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। वी शुड आल्सो स्टार्ट ऑन दैट। बेचारी मरियम भी हर दफा, मतलब पता है अगर आप उस फैमिली को जानते हैं ना, दिस विल नॉट हैपन। नहीं होना। मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दें, आमीन। दे आर वन। बिल्कुल सही है, एक दूसरे की फैमिली अपब्रिंगिंग ये है। बस यही चीज जो है ये मीडिया के पास पहुंचनी चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट आ गया। ये ना पूछा करो, बस रहने दो, आगे बढ़ो, नया कंटेंट लेके आओ, नया कंटेंट लेके आओ। अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहें आगे बढ़ो और काम करो। लोग मर गए, बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, लोग चीखे मार रहे हैं। इनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पड़ी है। काम की तरफ जाना चाहिए। ये ट्वीट ना करें मरियम साहिबा के लिए कि शीन से नून और नून से शीन निकल गया। अगला कंटेंट लेके आए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाइस्ता साहिबा, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। हाँ मैं आऊँगा, ये वादा रहा, अपने आंगन में लौटाऊँगा।
वेलकम बैक जी। ये था पैगाम लाई सबा और ISPR की तरफ से ये गीत रिलीज़ किया गया है वतन की मोहब्बत को दिलों में जागुज़ी करने और उसकी जो असल रूह है और उसको समझने और महसूस करने के लिए। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे मिली नगमों का, और यही मिली नगमा इसीलिए हमने आपको सुनवाया ताकि आपको पता चले कि आजकल भी बड़े ज़बरदस्त नगमों पर काम हो रहा है। हाँ। आतिफ असलम ने बड़े अच्छे तरीके से गाया है, तो इसी जो गीत है उसकी टीम से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अमीर गिलानी साहब, जिन्होंने इस गीत की वीडियो में एक्टिंग की है, फिर मोहम्मद जिब्रान और रोशान घुमन जो कि इसके प्रोड्यूसर्स हैं, और डायरेक्टर मोहसिन कमाल साहब। इन सबसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले अमीर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर साहब ये बताएं कि जब ये गाना आपको ऑफ़र हुआ और इसमें आपने अदाकारी करी तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या आपने देखा, क्या फीलिंग्स थी? जी मुझे कॉल आई रोशानी जी की जो प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई गाने की, और जब मैंने कहानी सुनी और ये बताया उन्होंने कि एक सोल्जर की कहानी है, तो ये दो चीज़ें साथ साथ में मुझे इतनी खूबसूरत लगी और इतनी हार्टफेल्ट थी कि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, और वो कॉन्सेप्ट था क्या? बेसिकली जी ये शहादत से पहले के जो कुछ मोमेंट्स होते हैं उसकी फीलिंग को ये पूरा गाना डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है कि हाउ अ सोल्जर फील्स एंड हाउ इवन सोल्जर्स हु फाइट एट द बॉर्डर दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, बट हम उनसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे जो भी, लेकिन एक भाई, एक बाप, एक बेटा, वो सब उस सोल्जर में होता है। तो वो चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो वो जो बचपन में सबका एक शौक़ होता है कि हमें बड़े होकर फ़ौजी बनना है, फ़ौज में जाना है, तो ये आपका भी था? जी बिल्कुल था, बल्कि अभी ज़्यादा हो गया। जब मैं उनसे मिला हूँ और काम किया है तो मेरा ज़्यादा शौक़ है कि अभी भी जाके फ़ौज में क्यों। सही है। तो ये फ़ौजी भाइयों से मिलके आपने कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की और उनसे क्या सीखा? जी बेसिकली मैं उनके साथ तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने ट्रेनिंग की, उनसे किस्से सुने उनके कि हाउ दे फील, कितना अरसा वो नहीं मिलते अपनी फैमिली से और कितना वो मिस करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, कभी फ़ोन शोन पे बात हो जाए, सिग्नल्स ना हो तो ख़त पे बात हो जाए, इस तरह की चीज़ें उनसे सुनने को मिली, और यही था बेसिकली। सही। अच्छा, हम मोहसिन कमाल साहब की तरफ भी जाते हैं, इस गाने के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब ये बताइए कि ये जब आपने गाना सुना और आपने इसकी डायरेक्शन की, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वीडियो का वो आपने कैसे बनाया? अच्छा, गाना और कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे प्रोड्यूसर्स जो हैं जिब्रान और रोशानी की तरफ से आया। स्क्रैच कॉन्सेप्ट था पहले, बिकॉज द एंटायर आइडिया वाज कि ये गाना है और इसके ऊपर जो है पूरा कॉन्सेप्ट करना है। बट यूजुअली होता है कि म्यूजिक वीडियो जब आती है ना, तो यू हैव टू गो बाय व्हाट, इसीलिए इसको म्यूजिक वीडियो कहते हैं, बिकॉज म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes. तो म्यूजिक के लिहाज से पूरी कहानी को नेट करना, यू नो, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, वो था। एंड द सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल, आतिफ की आवाज थी, आप लोगों ने जैसे सुना, और उसके हिसाब से मेरी कोशिश पूरी ये थी कि वो रिलेटेबल रहे, यू नो, वो लिरिकल है, वो रिलेटेबल हो। जैसे अमीर ने कहा कि द सोल्जर इज नॉट जस्ट अ सोल्जर, ही इज अ फैमिली गाय ऑल्सो, यू नो। गाने में माँ का जिक्र है, बट आई ट्राइड शोइंग द एंटायर फैमिली and how he disconnects from the family when he's on the ground, and what is his feeling and what are the family feelings when this all happens, regardless of what they are doing at that moment, but the feeling is almost the same with any regular civilian or whoever, के कोई भी किसी से दूर रहता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है। I think I played on the emotions, and जो रियल वर्ल्ड में होता है, मैं क्लोज तरीन रहा ताकि जो है ये कोई सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल ना लगे। दैट वाज द एंटायर प्लान ऑफ माइन। ठीक है, तो मोहसिन साहब ये बताएं कि अब फीलिंग से भरपूर ये वीडियो थी, आपके मुताबिक कौन सी ऐसी फीलिंग या इमोशन है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नजर आया है इस वीडियो में? I think how Amir fell on the ground when he gets a hit, वो सबसे ज्यादा था, और एक्चुअली वो वन टेक था। हमने एक्शन, अगर आपको पता चले कि इसमें 90% जो एक्शन है वो ऑन ग्राउंड की है, 10% हमने उसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम किया। तो इट वाज वन टेक एंड अमीर डिड इट वेरी नाइसली। उसको 2 बुलेट लगती है और वो जाके पीछे गिरता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ वीडियोस यूजुअली इस तरह से गिरते हुए नहीं दिखाया या इस तरह से एक्ट नहीं हुआ हुआ। सो आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट मोमेंट फॉर मी इन द वीडियो। सही। तो अमीर से पूछते हैं ना, अमीर ये गिरने वाला क्या सीन था, और ये डायरेक्टर ज्यादा सख्त तो नहीं है?
नहीं ये बहुत नहीं ये बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम बल्कि बहुत अच्छी है। मैं नाम भी लूँगा जो हमारे डीपी हैं, सालार, यूसुफ ज़ई, पूरी इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। बेसिकली वो एक वन टेक था, हमारे पास ऑप्शन भी इतना मार्जिन नहीं था क्योंकि लाइट जा रही थी, अंधेरा हो रहा था और हम लोगों ने वो करना था बिल्कुल वन शॉट, और वो बस किस्मत से, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट बस हो गया। सही है। और मोहसिन साहब आपसे पूछेंगे कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं इनको मैनेज करना आसान होता है? आतिफ असलम और हाँ ये स्टार लोग जो हैं, आतिफ असलम हो गए, आमिर हो गए, या ये भी जरा नखरे वखरे दिखाते हैं? नहीं, तंग तो ऐसे नहीं करते। नॉट दैट कि आमिर है या आतिफ है। ऑनेस्ट बात कहूँगा, लाइव बिल्कुल भी नहीं। लाइक आई थिंक दे वर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक द एंटायर टीम ऑन द सेट, starting from producer to the person who made me drink tea, I think everybody was so involved. हर point पे हम लोग discuss करते थे. Amir was like throughout with me. Even when Atif was shooting, Amir was standing right next to us. तो हम जरा जिब्रान और रोशानी की तरफ भी चलते हैं जो कि इसके वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। तो जिब्रान और रोशाने, अगर हम आप लोगों से पूछें, जो अभी मोहसिन ने हमें बताया कि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बनाया था, तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ थी, क्या चाह रहे थे आप लोग के इस वीडियो में क्या हाईलाइट हो? अस्सलाम वालेकुम। वेल, ऐसा था कि हम एक और प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे थे जिसमें हमने फैमिली के इमोशंस वगैरह दिखा रहे थे। तो दिस इज़ बेसिकली उसी अम्ब्रेला के नीचे ये चीज़ आई, एंड वहाँ पे वी वांटेड टू शो कि नो मैटर व्हाट, लाइक ऑफ कोर्स शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इन द एंड जो बच्चा यतीम हो रहा है, लाइक वो बच्चा है जिसका बाप को शहादत मिल रही है, वो यतीम है और उसकी जो बेवा है वो बेवा ही है, एंड द वर्ल्ड इज द सेम। तो हम एक फैमिली के इमोशंस लेके आना चाह रहे थे, एंड वी वांटेड कि लोग इसको समझें एंड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल आर्म फोर्सेस, नो मैटर वो पुलिस हो या कोई भी नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हो। तो ये लोगों को समझने की बात है कि हम अपने घर में ईद अच्छी मना रहे हैं, बिकॉज ये सब जो है ऑन ड्यूटी है। बहुत से लोग ईदों पे नहीं आ पा रहे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने जो फादर है उनको देखा भी ना हो, और उससे पहले उनकी या उनको याद ना हो और शहादत हो चुकी हो। सो इट वाज मेनली ये कि डोंट फॉरगेट कि जो वर्दी में है वो भी, एज अमीर एंड मोहसिन सेड, वो भी किसी का बाप, बेटा या भाई है। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट वाज। सही है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को, कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने किस तरह से हाईलाइट करने का सोचा हुआ था? बेसिकली इसमें हमने जो है ना ह्यूमन साइड ऑफ द आर्मी दिखाने की कोशिश की है कि वो जो जज्बा, जैसे हम जोश और जज्बा जिस तरह का फैमिलीज का होता है, वो आप उसको बीट ही नहीं कर सकते। अब वो चाहे एक बेटे, हमने कई ऐसे लोगों से भी मिले कि जिनका एक नहीं, जिनके 5-5 बेटे थे, और वो भी उसमें से 4 ऑलरेडी शहीद हो चुके और 5वां बेटा भी उनका दोबारा आर्मी में गया हुआ। बिल्कुल। सो वो जज्बा जो है ना, वो तो आप उसके बारे में बात करते हुए भी जो है ना बड़ा एक ऐसा फीलिंग आती है कि आप मतलब आप फीलिंग बयान भी नहीं कर सकते। yes, ये गाना जो है हमने उसी की एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की है कि ये ह्यूमन साइड ऑफ द आर्मी क्या है, उनकी फैमिली किस तरह क्या फील करती है जब उनका कोई बेटा, भाई, बहन या या फादर या उनका जो है हस्बैंड हो गया, सो वो अगर शहीद होता है तो वो किन फीलिंग से उनकी फैमिलीज गुजर रही होती हैं। सो वो हमने दिखाने की इसमें कोशिश की है। So I think Mohsin and Amir and Atif and everybody did a fantastic job on this. सही है। लेकिन अच्छा, एक और तबका है जो हम जिनसे मिलते भी हैं, ज़ाहिर बात भी होती है, वो अपना इजहार ख्याल भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्मी का काम है नहीं कि वो ये गाने और नगमे बनाए, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट कि उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, अपनी लाइफ गुजार देते हैं वो फैमिली से दूर, तो वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो गाने शाने बनाए। तो उन लोगों के लिए आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि म्यूज़िक वीडियोज़ की कितनी अहमियत होती है? वैसे जी, बेसिकली देखें, इसमें अगेन वही बात है कि ये ह्यूमन साइड, हम बात तो करते हैं आर्मी को लड़ते हुए दिखाते हैं, आर्मी की हमने लाइफ दिखा दी कि कैसी होती है, बट जो ह्यूमन साइड है आर्मी की, जो उनकी फैमिलीज है, जो उनके इमोशंस है, जो उनके सेक्रीफाइसेस हैं, वो किन चीज़ों से गुजरते हैं,
वो उनके क्या जज्बात होते हैं वो दिखाना जो है ना वो थोड़ा सा मिसिंग था, तो वो हमने वही दिखाने की कोशिश की है ताकि जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए भी ये सिचुएशन रिलेटेबल बन सके कि यार ये भी एक आम इंसान ही है हमारी तरह, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे बहुत मुख्तलिफ है, बट उनकी भी फैमिलीज हैं जो कि जिनको दर्द मतलब उनको तकलीफ होती है और वो जिन जिन इमोशन से गुजरते हैं वो हम ऑब्वियसली वो हम सोच भी नहीं सकते। सो वो हमने बेसिकली इसमें दिखाने की कोशिश की है, सो जो कि हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं और उसको दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो ये उस तरफ एक हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन और एक पहला स्टेप है ताकि हम उनकी भी स्टोरीज और रिप्रेजेंटेशन हम कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब आपका, रोशाने आपका, मोहसिन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमीर गिलानी तो फिर वन टेक आर्टिस्ट हैं वही, आपका तो फिर बहुत ही शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।